हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, मैं विनोद गढ़वाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर हमारी सीरीज कंटिन्यू जारी है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान और संवैधानिक विकास का अध्ययन हम कर रहे हैं। संवैधानिक विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम माउंटबेटन योजना का अध्ययन करेंगे। माउंटबेटन योजना का अध्ययन हम करें उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट यह कि लगातार स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप उन सभी वीडियो को सीरियल से सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को अंत तक सुने, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वीडियो में ही दिया भी जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था को हमने सन 1600 आधुनिक भारतीय इतिहास से पढ़ना आरंभ किया था। आधुनिक भारतीय इतिहास में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो संवैधानिक सुधार हुए और उन सुधारों के लिए जो महत्वपूर्ण अधिनियम लाए गए, उन सभी अधिनियमों को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अंतरिम सरकार का गठन समझाया था और हमने देखा था कि किस मंत्री को किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को अवश्य दबाएं ताकि समय पर आपको नए वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिल सके और आप उसे समय पर ही सुन सके। वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपका एक शेयर मेरा हौसला बढ़ाता है और मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आपकी सहायता के लिए नए नए वीडियो तैयार करूं, अतः आप शेयर अवश्य करें। आज के इस वीडियो में हम माउंटबेटन योजना का अध्ययन करेंगे और जानेंगे उसकी पृष्ठभूमि, कारण, माउंटबेटन का भारत दौरा, प्रस्ताव, प्रतिक्रिया, प्रभाव, कथन और अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। माउंटबेटन योजना की पृष्ठभूमि के मुख्यतः 3 कारण हैं जिन्हें हम जानते हैं। नंबर 1, कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के उपरांत ब्रिटेन में जो चुनाव हुए थे उसमें कंजर्वेटिव पार्टी हार गई थी और लेबर पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी। लेबर पार्टी के नेता श्री क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत में जो संवैधानिक संकट था उसे दूर करने के लिए एक कमीशन गठन करने का निर्णय किया। इस कमीशन में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर को शामिल किया। ये तीनों ही सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, जिस कारण इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। कैबिनेट मिशन के भारत आने के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक, सत्ता का हस्तांतरण करना, दूसरा भारतीयों के लिए संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन ने भारत पहुंचकर मुख्य राजनीतिक दलों से चर्चा की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से। इन दोनों के मध्य जो मतभेद थे उनको दूर करने का प्रयास किया, किंतु दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। ऐसे में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अपने प्रस्ताव के तहत भारत में एक संविधान सभा का चुनाव के माध्यम से गठन कराया। तत्पश्चात सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया। नंबर 2, लंदन कॉन्फ्रेंस। 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया तब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को ही सरकार बनाने हेतु तो आमंत्रित किया गया था, किंतु मुस्लिम लीग ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने अंतरिम सरकार के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और घोषित किया कि हम सरकार बनाएंगे। इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 को जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया तो इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में दंगे भड़क गए। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए
और एक नया संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। इस गतिरोध को दूर करने के लिए 3 से 6 दिसंबर 1946 को लंदन, इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री क्लेमेंट एटली, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली तथा कांग्रेस की ओर से मौलाना आजाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में गतिरोध दूर नहीं हुआ और कॉन्फ्रेंस में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। नंबर 3, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के निम्न सदन लॉर्ड ऑफ कॉमन में घोषणा की कि हम भारतीयों को 30 जून 1948 के पहले आज़ाद कर देंगे, उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंप देंगे। एटली की इस घोषणा के पीछे मुख्यतः ब्रिटेन की आंतरिक स्थिति थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। भारत एक बड़ा उपनिवेश था, इसे संभाल पाना अब ब्रिटिश सरकार के बस में नहीं रह गया था। 21 फरवरी 1947 को तात्कालिक भारत वायसराय लॉर्ड वेबल के स्थान पर माउंटबेटन की नियुक्ति की जाती है। माउंटबेटन 34वें भारत के वायसराय बनाए जाते हैं। माउंटबेटन ब्रिटिश आर्मी के सदस्य थे। माउंटबेटन का भारत दौरा। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन ने अपना पदभार ग्रहण किया। माउंटबेटन जब भारत आए थे, यहाँ पर दो मुख्य नेता थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों ही नेताओं का अपना अपना मोटो था, अपना उद्देश्य था। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। एक राष्ट्र में 2 प्रधानमंत्री नहीं बनाए जा सकते थे, जिस कारण संवैधानिक गतिरोध बना हुआ था। नेहरू जी से मुलाकात करने पर माउंटबेटन ने एक प्लान रखा, जिसे डिक्की बल्क प्लान या बाल्कन प्लान कहते हैं। इस प्लान के अनुसार भारत में जितने भी प्रांत हैं, उन सभी प्रांतों को आज़ाद कर एक नया देश बनाने की बात कही गई थी। बाल्कन प्लान इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप में एक क्षेत्र था बाल्कन, वहाँ पर सभी छोटे छोटे राज्यों को देश बनाया गया था। नेहरू जी के सामने जैसे ही भारत में स्थापित सभी राज्यों को देश बनाने का प्रस्ताव रखा, तो नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। जब नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो यह प्रस्ताव किसी और के सामने नहीं आया। नेहरू और माउंटबेटन के बीच ही यह प्रस्ताव समाप्त हो गया। माउंटबेटन लगातार भारतीय नेताओं से चर्चा की, मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। 31 मार्च 1947 को माउंटबेटन गांधी जी से भी मिले। गांधी जी से चर्चा की गई, वर्तमान परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया गया। 2 अप्रैल 1947 को गांधी जी माउंटबेटन से मिले और कहा कि जो गतिरोध, जो दंगे देश में व्याप्त हैं, इनको दूर करने के लिए आप ऐसा करिए, जो अंतरिम सरकार गठित की गई है उसका नेता मुस्लिम लीग के जो नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें सरकार सौंप दो। मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार सौंप देंगे तो शायद दंगे भी खत्म हो जाएंगे और जो पाकिस्तान की मांग हो रही है वह भी खत्म हो जाएगी। गांधी जी के इस प्रस्ताव का पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया। ये दोनों ही नेता गांधी जी के भक्त माने जाते थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। ऐसे में माउंटबेटन यह समझ गए कि भारत में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न है उसका एकमात्र समाधान भारत विभाजन ही है।
बताया जाता है कि 15 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन लंदन लौट गए। 31 मई को वे पुनः भारत आए और 3 जून को माउंटबेटन ने अपना एक प्लान प्रस्तुत किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। इसे ही 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव पेश किया माउंटबेटन योजना के नाम से। इस योजना की जो मुख्य बातें थी वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत का विभाजन। माउंटबेटन ने अपनी योजना में प्रस्ताव किया कि भारत को 2 राष्ट्रों में बांट दिया जाए, भारत एवं पाकिस्तान, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है इसका एकमात्र समाधान भारत का विभाजन ही है और इन दोनों ही को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। डोमिनियन स्टेट को समझने के लिए आप पिछले वीडियो को समझ लें। औपनिवेशिक राज्य के रूप में इन्हें दर्जा देने की बात कही गई और यह सुनिश्चित किया गया कि भारत का विभाजन किया जाएगा। नंबर 2, जनमत संग्रह एवं मतदान। माउंटबेटन ने अपनी योजना में प्रस्ताव किया कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम का जो सिलचर जिला है इसमें जनमत संग्रह कराया जाए, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर, इन दोनों ही जगहों पर मुस्लिम लोग बहुल्यसंख्यक थे। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में एक नेता हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की अपनी एक पार्टी थी खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत विभाजन का विरोध किया। इसके चलते केवल 15% लोगों ने ही जनमत संग्रह में भाग लिया और निर्णय किया कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान में मिलेगा। इसी प्रकार असम के सिलचर ने भी निर्णय किया कि वे पाकिस्तान के साथ जाएंगे। सिंध प्रांत में मतदान के जरिए यह सुनिश्चित कराने को कहा गया कि वे भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में। नंबर 3, जनसंख्या के आधार पर। बंगाल एवं पंजाब में जनसंख्या के आधार पर निर्णय कराया जाए कि वे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम और हिंदू दोनों ही बराबर संख्या में थे, जबकि पंजाब में मुस्लिम, सिख और हिंदू ये लोग निवास करते थे। तो ऐसे में निर्णय किया गया कि यहाँ की जनसंख्या अनुसार जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके इसका विभाजन किया जाए और इसके विभाजन के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाए। नंबर 4, देशी रियासतों को विशेष अधिकार। जो देशी रियासतें थी, जो देशी राजा थे, उन सभी को अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहे तो अपने आप को आज़ाद कर दें या स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को घोषित कर दें। ये सारे अधिकार देशी रियासतों को दे दिए गए। पृथक संविधान सभा का निर्माण। माउंटबेटन योजना ने प्रस्ताव किया कि जब 2 देश बन जाएंगे तो इन दोनों ही देशों के लिए पृथक संविधान सभा बनाई जाएगी, या जो संविधान सभा निर्मित है उसका पुनर्गठन किया जाएगा। सीमा आयोग का गठन। माउंटबेटन योजना में प्रस्ताव किया गया कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा तो उसके सीमा निर्धारण हेतु एक सीमा आयोग का गठन कराया जाएगा। तो ये मुख्य प्रस्ताव थे माउंटबेटन योजना के, जो कि मैंने आपको बताया। अब माउंटबेटन योजना पर प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग ने 10 जून
1947 को माउंटबेटन योजना को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी जो मांग थी भारत विभाजन की और पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र की। मुस्लिम लीग का यह कहना था कि मुस्लिम एक राष्ट्र हैं, ना कि एक जाति, इसलिए उनके लिए एक पृथक राष्ट्र होना ही चाहिए। उनकी जब यह मांग माउंटबेटन योजना में पूरी हो गई तो उन्होंने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। माउंटबेटन योजना पर गहन विचार विमर्श के लिए 14 जून 1947 को दिल्ली में एक अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की। दिल्ली अधिवेशन में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये प्रश्न आता है हमेशा कि भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो गोविंद वल्लभ पंत, जो कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने, तो उन्होंने भारत विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति के अधिकतर लोगों ने स्वीकार किया। इन प्रस्ताव का समर्थन करने में मुख्यतः पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे। किंतु भारत विभाजन के प्रस्ताव का खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने पुरजोर विरोध किया और न केवल इस प्रस्ताव का विरोध किया बल्कि विरोध में मतदान भी किया। किंतु कांग्रेस ने भी वर्तमान परिस्थितियों को, जो पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे, अराजकता फैली हुई थी, इस स्थिति में भारत का विभाजन स्वीकार करना ही उचित समझा। अतः उन्होंने भी माउंटबेटन योजना को अपनी मंजूरी दे दी। प्रभाव। माउंटबेटन योजना का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि यह सुनिश्चित हो गया कि अब शीघ्र ही भारत आज़ाद हो जाएगा। वहीं यह भी तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा ही। कथन। सैफुद्दीन किचलू ने माउंटबेटन योजना के विषय में कहा है कि राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के समर्थन में समर्पण है। राष्ट्रवाद का संप्रदाय के समर्थन में समर्पण है। तो ये थी आज की माउंटबेटन योजना। अब आप प्रश्न नोट करिए, जिसके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न क्रमांक 1, किस वायसराय के स्थान पर माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए? किस वायसराय के स्थान पर माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए? प्रश्न क्रमांक 2, माउंटबेटन ने कब पदभार ग्रहण किया? प्रश्न क्रमांक 2, माउंटबेटन ने कब पदभार ग्रहण किया? नंबर 3, माउंटबेटन योजना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? माउंटबेटन योजना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न क्रमांक 4, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 5, दिल्ली अधिवेशन में किसने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? दिल्ली अधिवेशन में किसने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रवाद के समर्थन में सांप्रदायवाद का समर्पण है, किसने कहा? राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के समर्थन में समर्पण है, किसने कहा? उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें। अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ बहुत जल्दी, क्योंकि माउंटबेटन योजना को आधार बनाकर ही भारत के लिए
स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.